हेलो, दिस इज संगुप्ता हियर। हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ से अटेस्ट करें। अगर आप 20 में से 15 भी क्वेश्चन कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन है उष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम या फिर गति का नियम। तो जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें जो नियम लागू होता है वो होता है हमारा कौन सा? पास्कल का नियम। अब पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल के नियम के दो कथन हैं। ठीक है, पहला कथन ये कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लें हम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में, जो द्रव के भीतर हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो समान होगा। ओके, ये तो पहला कथन है। दूसरा कथन ये कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर अगर बल लगाया जाए तो जो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में जो लगाए गए बल का परिमाण होगा वो सारा समान होगा। ओके, तो ये है हमारा दूसरा कथन और यही कथन हमारा कहाँ यूज़ होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज होता है ऑटोमोबाइल में। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कैमरा। तो बस के में ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा होता है वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बहुत ही बड़े रेंज की जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देता है। ओके, जिससे हम अपने पीछे आने वाली चीज़ों को, अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को ड्राइवर देख सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं उत्तल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण यूज़ होता है जैसे दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज़ होता है वो अवतल दर्पण होता है। जो डॉक्टर कान या फिर नाक या फिर मुंह में चेकअप करते हैं तो उनके पास भी एक टाइप का दर्पण होता है, छोटा सा। आप लोगों ने देखा होगा कभी, आप लोग अगर चेकअप कराए होंगे तो वो होता है अवतल दर्पण। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित बाहरी परावर्तन। तो जो हीरे की चमक का कारण होता है वो होता है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, या फिर इसे और किस नाम से जानते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की एक शर्त होती है कि जो प्रकाश होता है वो डेंसर मीडियम से हमारा रेयरर मीडियम में प्रवेश करता है। तो हमारा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम माने यहाँ पे कोई तल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा पहला मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये डेंस है और ये रेयरर मीडियम है। ओके, तो होता क्या है कि अगर हम इसे अभिलंब माने तो जो प्रकाश की जो रे होती है कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, और ये क्या है? इंसिडेंट रे है हमारा, आपतित किरण। तो अगर हम इसको, तो जो इसका रिफ्रैक्शन, जो ये जो प्रकाश होगा वो रिफ्रैक्ट होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसका अपवर्तन होगा, ये होगा हमारा अपवर्तित किरण। ओके, अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन यहाँ पे आती है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो किरण है वो सीधे इसी मीडियम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो जब इस मीडियम में वापस लौट जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरे में क्या होता है? हीरे में ये होता है कि हीरे में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो उसके ही तल में आपस में ही टकराता रहता है, जिसके कारण उसमें चमक उत्पन्न होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का, अपवर्तन का, कैमरा का या फिर उष्मा का? तो किसका यूज़ किया जाता है? प्रिज्म का।
हम जानते हैं कि प्रिज्म से जब रे हमारी गुजरती है तो उसका अलग अलग स्पेक्ट्रम टूट जाता है, उसके अलग अलग कलर्स का स्पेक्ट्रम बन जाता है, 7 कलर्स में वो टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या फिर सीधी छाप? तो अपवर्तन के कारण जो जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। ओके, फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन है केसिका क्रिया, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया या फिर परावर्तन की क्रिया। तो जो फाउंटेन पेन है वो केसिका क्रिया पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन है जड़त्व का, गति का, ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का। तो न्यूटन का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? जड़त्व का। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु साम्यावस्था में है या फिर यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो तब तक गतिमान रहेगी या फिर तब तक साम्यावस्था में रहेगी जब तक उस पर फोर्स लगा करके, उस पर बाहरी फोर्स लगा करके उसकी स्थिति में चेंज न किया जाए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन है संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण, अभिकेंद्र। तो रॉकेट की गति पर हमारा यूज़ होता है संवेग का संरक्षण। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? एक्चुअली में जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो न्यूटन के द्वितीय नियम और तृतीय नियम दोनों के संयोजन का एक 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 निष्कर्ष है। ये यह बोलता है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के सिस्टम पर कोई बाहरी बल जब नहीं न लग रहा हो तो उस निकाय का जो कुल संवेग होता है वो नियत रहता है, यानी संरक्षित रहता है। इसी क्या कहते हैं? संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो आयोडीन। तो आंसर है हमारा कौन सा? सी, दैट इज रेडियो फॉस्फोरस। ये जो क्वेश्चंस मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं और विभिन्न एग्ज़ाम से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लाया हूँ और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनसे आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिले। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य का लाल रुधिर कणिकाओं का ऑप्शन है आकार बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनका आकार छोटा हो जाता है या फिर उनकी संख्या घट जाती है। तो बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जेई में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एसएससी जेई के टेक्निकल पोर्शन में भी पूछा जा चुका है और नॉन टेक वाले पोर्शन में भी पूछा जा चुका है और फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन मैं सीजीएल से लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये सीजीएल में भी पूछा जा चुका है। तो ये पूछ रहा है कि कोई हिमखंड है तो उसके कुल 10 भाग में से कितना भाग जल तल के ऊपर रहेगा? तो उसमें से 10 में से एक भाग जो होगा वो जल तल के ऊपर रहेगा, जो 9 भाग होगा वो जल तल के नीचे डूबा रहेगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ऑप्शन है
कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल। तो कौन सा यूज़ होता है? यूरेनियम यूज़ होता है। अब आपसे पूछ सकता है यूरेनियम में कौन सा है यूरेनियम। आपको पता है यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप होते हैं, उनको दे देगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो कौन सा यूज़ होता है? तो कौन सा यूज़ होता है? वो यूज़ होता है 235। ओके, ये आपका ईंधन के रूप में यूज़ होता है। आप ये याद करिएगा क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में इसको पूछ चुका है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? ऑप्शन है सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक, टेस टेल्स्ट्रा। तो कौन सी कंपनी? सोनी। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली सबसे खतरनाक गैस मानी जाती है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता या फिर उच्च तापमान। तो किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए, डेंसिटी को मापने के लिए। ओके, जो पिक्नोमीटर होता है इसका यूज़ हम सॉइल में जो वाटर कंटेंट होता है उसकी मात्रा भी ज्ञात करने में करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखी बर्फ़ क्या है यानी ड्राई आइस? बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइड एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? ये जो पूछ रहा है कि जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें कौन सा प्रशीतक, कौन सा कूलेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है नियान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्रेयान। तो कौन सा यूज़ होता है? वो यूज़ होता है फ्रेयान। ओके, आजकल के जो प्रशीतक आ रहे हैं उनमें अमोनिया मिक्स भी आ रहा है प्रशीतक। ओके, जो कि हमारे वातावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना फ्रियान गैस पहुंचाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? ऑप्शन है प्रचुर संतापत्ति, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता, जीवन संघर्ष। तो डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी थी? जो थी विभिन्नताएं। इन्होंने विभिन्नताओं के बारे में व्याख्या नहीं की थी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? ऑप्शन है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, नाइट्रेट। जो इटाई इटाई रोग है वो किसकी अधिकता से होता है? वो होता है कैडमियम की अधिकता से। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये अभी रिसेंटली के एग्ज़ाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।